प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपके दिल में लंबे समय तक यह एक याददाश्त बना सकती है, यादगार बना सकती है। आज दीपावली का दिन है, छोटी दीपावली है और मैं करनाल से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो अभी हाल ही में चुनाव में रहे हैं सुनील बिंदल जी, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी जिस तरह की व्यवस्था थी, जो मैनेजमेंट और जिस तरह से एक सभ्यता के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी ने चुनाव लड़ा हो। और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी तो लगभग पूरे हरियाणा में मात खा गई, लेकिन पूरे हरियाणा में जो करनाल में सुनील बिंदल जी जिस तरह एक पूरी आव भाव भक्ति और शक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो सर ऐसा क्या रहा, आपके अनुभव क्या रहे इस चुनाव में, आप कैसे साझा करना चाहेंगे जनता से? नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। सर्वप्रथम मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपके जीवन में खूब खुशहाली हो। गुरुजी, हमने जो इलेक्शन है वो बहुत संयम से और बहुत निष्ठा से उसको लड़ा और हमने, जैसे वो राजनीति में होते हैं, शब्द अपशब्द उनका इस्तेमाल नहीं किया जी। और बड़ा मतलब एक जैसे डिग्निफाइड मैनर होता है उसमें हमने चुनाव लड़ा। हमने जनता को यहाँ तक कहा कि यदि आप हमें विधायक चुनते हैं तो हम लोग जो सैलरी के रूप में हम लोगों को मिलता है राशि, वो भी हम लोग नहीं लेंगे और सेवा उपरांत जो पेंशन मिलती है हम वो भी नहीं लेंगे और पूरी निष्ठा से, पूरी पारदर्शिता से हम लोग लोगों की सेवा करेंगे। हमें लोगों का भरपूर प्यार मिला और मैं उसके लिए करनाल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो अभी जैसे हरियाणा प्रदेश में जे.एंड.के में चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। वहाँ भी मैंने कई लॉबियाँ देखी हैं आपस में बटी हुई। कल मैं इंडिया टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था जहाँ पर एक मुस्लिम लॉबी बहुत भारी संख्या में इकट्ठा होकर ये कहती नजर आ रही थी, और उसको टीवी में बहुत जोर शोर से उस आवाज को भी उठाया गया कि देखिए नफरती बयान एक मुस्लिम समुदाय दे रहे हैं, जबकि वो ये कहते नजर आ रहे थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरह के नारे लगाए। तो क्या वर्तमान में जिस तरह के देश में कार्य हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम में आज भी नाराज है? देखो गुरुजी, मुझे इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। इस समय देश में तानाशाही है। इस समय देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की कृत्य कर रही है, जिस तरीके से जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, आजाद भारत के इतिहास में इतना दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों को जेल में डालना जिनसे आप धरातल पर लड़ नहीं सकते। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। चिंदर जैन जी का कसूर ये था कि उन्होंने देश में, दिल्ली में बहुत अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी का कसूर क्या था? उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी का कसूर ये था कि वो लोकसभा में जनता के मुद्दे उठाते थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी का क्या कसूर था? केजरीवाल जी का कसूर ये था कि वो दिल्ली में बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के जो सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर हैं उनमें उनकी गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। मुझे एक बात बताओ कि देश के उद्योगपतियों का ऋण माफ करना, 15 लाख करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए, ये कहाँ तक उचित है?
देश कहाँ जा रहा है? ये लेकिन जो जी, लेकिन बिंदल जी, हम्म, इतना कुछ होने के बावजूद भी हरियाणा में जो आशा नहीं थी, जैसे कि लोगों में एक बहुत बड़ा एक हवा थी भी कांग्रेस पार्टी आएगी, तब भी बीजेपी आ गई। और अभी झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग है उसको जो जवाब मांगा था कांग्रेस पार्टी ने, उस पर भी चुनाव आयोग ने कांग्रेस को फटकार लगाई। और अभी भी जनता ये कह रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी आएगी। अगर आ गई तो उसमें क्या लगता है कि ये नफरती जो बातें हैं ये हवा हवाई हो जाएंगी? देखिए, हरियाणा में जो चुनावों का नतीजा आया, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। कोई आदमी उन चुनावों के नतीजों पर विश्वास नहीं कर सकता था। जितने भी हरियाणा में एग्जिट पोल थे, जितने भी नेशनल मीडिया पे एग्जिट पोल थे, किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं दिखाई। इन्होंने क्या साम दाम दंड भेद लगाया, क्या नीति लगाई। इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। किस प्रकार से इन्होंने ध्रुवीकरण किया, क्या नहीं किया। बिल्कुल विश्वास नहीं होता गुरुजी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दोबारा तीसरी बार सत्ता में आई। हम तो किसी से भी पूछते हैं, कहने लगे जी हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई कैसे, कौन सा इन्होंने तरीका लगाया, कौन सी इन्होंने नीति लगाई। करनाल में नो की नो, करनाल लोकसभा में नो की नो सीटें जीत गए। मैं तो हैरान हूँ। यहाँ पे तो इनकी इनकी इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी। मनोहर लाल जी ने करनाल में काम किया, कौन से उद्योग धंधे लगाए। बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पर है। आए दिन यहाँ पर धरने प्रदर्शन होते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज यहाँ का युवा विदेश जाने पर मजबूर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। तो किस किस मुद्दे पे इनको तीसरी बार जनता लेकर आई? कौन सा ऐसा विकास किया इन्होंने? हजारों करोड़ रुपए सीएम सिटी के नाम पर आए, वो आखिर गए कहाँ? कौन सा विकास हुआ? जी। हरियाणा का कर्ज कहाँ से कहाँ पहुंच गया? तो तीसरी बार इनका आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन सा इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाया, ये एक रहस्य है। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं अभी शाम दाम, तो आप ये क्या मानते हो भाई, किस तरह से आई सरकार क्या? और ऐसे अगर महाराष्ट्र में भी हो गया तो फिर तो जो विपक्षी पार्टी है वो केवल आरोपों में उलझ कर रह जाएगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा में जो चुनावों के नतीजे आए, वो बहुत ही अप्रत्याशित थे, अनएक्सपेक्टेड थे। और मेरे हिसाब से तो ये एक रहस्य है। मैं तो बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई कैसे? ये बिल्कुल मिस्टीरियस है। और देश के अंदर जो चुनाव है, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। और मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ द ईवीएम विल प्रिवेल इन द कंट्री, भारतीय जनता पार्टी विल रिमेन इन द पावर। जब तक ईवीएम हमारे देश में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को पावर से कोई नहीं हटा सकता। नहीं, ये तो कल चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेस को भी कहा है कि आप इस तरह के बेबुनियादी आरोप ना लगाएं। सर, ये बेबुनियादी आरोप नहीं है। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही किया। मुझे बताइए कि इससे पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, किस एग्जिट पोल ने कहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी आएगी? तो ये तो बिल्कुल जो नतीजे हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति विश्वास कर ही नहीं सकता। विकास का कोई कार्य हुआ ही नहीं। आप ये बताओ, इन्होंने किया क्या है? देश पर कर्ज चढ़ाने के अलावा क्या किया? कौन-सा वादा पूरा किया? कौन से वो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं? कौन से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है? 2022 तक वो छत देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? कौन से किसानों की आय दुगनी हुई? वो जो जवानों के लिए जो योजना आई थी, उसका क्या हुआ? 4 साल बाद बच्चे आके अपने घर पे रिटायर होके बैठ जाते हैं। करा क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है सरकार ने करा क्या? कौन-सा वायदा पूरा किया? कौन-सी महँगाई कम हुई? डॉलर की कीमत कोई कम हुई हो तो बताओ आप? तो क्या देखिए, हुआ? रसोई गैस के पैसे कम हुए क्या? कोई महँगाई कम हुई क्या? हुआ क्या देश में? मोदी सरकार ने किया क्या? तीसरी बार इनको क्यों लेकर आए? तो देखिए बिंदल जी ने इतनी बात होने के बाद भी ईवीएम के विश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए आपत्ति जताई और यही कहा कि जब तक ईवीएम देश में रहेगी तब तक बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि जो चुनाव आयोग कल उसकी एक सफाई दे चुका है उसको भी बिंदल जी नहीं मान रहे और यही कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत ही गंभीर होगा। अब देखते हैं
भविष्य में किस तरह की राजनीति रहती है और बिंदल जी से पुनः फिर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।